हेलो, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन देखेंगे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। प्रकाश से संबंधित कुछ फैक्ट जानेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि को संवेदना देती है। मतलब दृष्टि मतलब हमारी आंखों को एक संवेदना देती है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब प्रकाश एक माध्यम है, आप सीधा सीधा बोल सकते हैं प्रकाश कैसा है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। आंखों से तो देखते हैं, लेकिन किसके द्वारा मतलब किस माध्यम से देखते हैं, वो प्रकाश के द्वारा देखते हैं, प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। अंधेरे में वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उन पर प्रकाश आपतित होता है तो वह चारों ओर बिखर जाता है। कुछ प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों में आता है, तो वस्तुएँ हमें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश डलता है, तो परावर्तन के पश्चात हमारे आँख पे जो प्रकाश की किरण आती है, उससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो हमें वस्तु कब दिखाई देती है? प्रकाश के परावर्तन के पश्चात। इसका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश का स्रोत मतलब प्रकाश आता कहाँ से है, कौन से स्रोत है प्रकाश के, ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोत देख सकते हैं आप, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है। जबकि कृत्रिम स्रोत वह होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, लैंप हुआ, ये सब क्या है? मानव द्वारा बनाए गए हैं। जैसे आजकल मोबाइल में भी टॉर्च, फ्लैश लाइट के रूप में होता है, ठीक है? तो वो भी सब क्या है? मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो इन्हें मानव निर्मित या कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहेंगे। ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब हम देखेंगे प्रकाश को दीप्ति और अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत, ठीक है नहीं? यानी दीप्त वह वस्तुओं को प्रदीप्त भी बोला जाता है। मतलब दीप्त और प्रदीप्त बात एक ही है, ठीक है नहीं? प्रदीप्त और दूसरा देखेंगे हम अदीप्त। दीप्त वह वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुई, लैंप हुआ, ये सब क्या है? प्रकाश स्वतः उत्पन्न करते हैं। इन इसे किसी के द्वारा प्रकाश मतलब में नहीं, इनसे परावर्तन के पश्चात नहीं मिलता है, ठीक है नहीं? मतलब ये किसी के माध्यम से नहीं चमकते हैं, मतलब इनका प्रकाश खुद स्वयं है। जबकि इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे प्रकाश दूसरी वस्तु जो स्वतः उत्पन्न करने वाली वस्तु से जब प्रकाश इन पे जाता है तो ये चमकने लगती हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, कैसी कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है नहीं? जैसे आप देख सकते हैं चंद्रमा, मेज, बर्तन, ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। ये कब होते हैं? जब कोई जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न वाली वस्तु है, उसका प्रकाश जब इन पर डलता है, तो परावर्तन के पश्चात ये चमकती हुई दिखाई देती हैं। जैसे चंद्रमा को आप देखे होंगे रात्रि में, कुछ व्यक्ति इसे सोचते हैं कि ये स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल का मतलब सीधी रेखा में। प्रकाश इस तरह से सीधी रेखा में चलता है, जबकि जब तक कि किसी वस्तु से न टकराए, ठीक है नहीं? तो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी सहायता से क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कभी स्वयं दिखाई नहीं देता, जबकि इसकी सहायता से क्या होता है? वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल 3 × 10⁸
मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इतना दूरी तय कर लेती है ये, ठीक है नहीं? निर्वात का तात्पर्य है यहाँ पर मतलब कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे निर्वात कहते हैं। ना गैस, ना द्रव, ना ठोस, कोई भी माध्यम ना हो, ठीक है नहीं? तो वह माध्यम निर्वात कहलाता है। तो प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि से नहीं गुजर सकता, ठीक है नहीं? जो पारदर्शी मतलब पारदर्शी माध्यम वह होते हैं जो एक तरफ से देखें तो दूसरी तरफ का दिखाई दे जाए। अपारदर्शी वह होते हैं जो एक तरफ से हम देखेंगे तो दूसरी तरफ की वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे घर की दीवारों से आप देखोगे तो दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देता है, जबकि लोहे से देखोगे तब भी दिखाई नहीं देता है। आप काँच में देखोगे तो दूसरी तरफ की वस्तुएँ दिखाई देने लगती हैं, ठीक है नहीं? तो इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है? चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। किस पर होता है? चमकदार तल। जो चमकदार तल जो होते हैं, जो प्रकाश के लिए बहुत अच्छे परावर्तक कहलाते हैं। जैसे काँच पे जब प्रकाश पड़ता है तो वो एकदम से तीव्र से परावर्तित होता है, जिसे स्थायी प्रकाश का परावर्तन बोल सकते हैं। ठीक है? दूसरा होता है जैसे चिकने की जगह खुरदरे माध्यम हो तो उसमें प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाता। क्या है? प्रकाश सारी तरफ बिखर जाता है सभी दिशाओं में, ठीक है नहीं? यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। मतलब एक माध्यम जैसे वायु से द्रव में जाता है तो या द्रव से जैसे काँच जल से काँच में गया या वायु से काँच में आया तो एक दूसरे से जब माध्यम में जाता है तो क्या होता है? उसका अपवर्तन होता है, जो कि हम आगे देखेंगे, सही है? दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उन 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई चमकदार तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है नहीं? जैसे कोई चमकदार तल है ये, ठीक है नहीं? ये हमने चमकदार तल बता लिया, ठीक है नहीं? ये तल कैसा है? चमकदार है। जब इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है, मानो ये प्रकाश की किरण पड़ी, पड़ने के पश्चात ये उसी माध्यम में क्या होती है? वापस चली जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मानो अगर ये 45 डिग्री पर प्रकाश की किरण पड़ती है, तो ये 45 डिग्री से ही वापस जाएगी। इसका मतलब उसी माध्यम में वापस जाएगी, जिस माध्यम से आ रही है, ठीक है नहीं? जैसे प्रकाश की किरण प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब दर्पण आप देखे होंगे, जिस घर पे देखे होंगे या जब दर्पण पे प्रकाश पड़ता है तो दूसरी तरफ लाइट जाके गिरती है, तो इसे आप दैनिक जीवन में आपके करे होंगे सभी लोग, ठीक है नहीं? तो इससे आप जान सकते हैं, ठीक है? प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है, वह तल परावर्तक तल कहलाता है। जैसे मान के चलो ये वाला तल था जिससे टकराकर वापस हुआ था, तो ये तल क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा, ठीक है? अगला देखेंगे, तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब तल से जो वाली किरण टकराएगी उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो टकराकर वापस होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है नहीं? ठीक है? जैसे इस चित्र में देख सकते हैं हम, ये क्या है? ये एक परावर्तक तल है, ठीक है? क्या है? परावर्तक तल, ठीक है? इससे ये वाली किरण आई, ठीक है? ये जिस माध्यम से टकराई वह परावर्तक तल हो गया। ये टकराने के बाद निकल गई सीधी उसी माध्यम में, ठीक है? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है? और उसी माध्यम में जो वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया सभी लोगों को?
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है? अगला देखते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? ओ ए। यहाँ पर ये लिख लेते हैं इसको। ये हो गया ए और ये बी कर लो, ठीक है नहीं? तो ए ओ जो हो जाएगी वो आपतित किरण हो जाएगी, जबकि ओ बी क्या है? परावर्तित किरण हो गई, ठीक है? ए ओ तथा अभिलंब के बीच बना कोण आई आपतन कोण कहलाता है, ठीक है नहीं? परावर्तित किरण OB तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। R यहाँ पर क्या है? परावर्तन कोण। I क्या है यहाँ पर? आपतन कोण। इंसिडेंट मतलब आपतन इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण हो जाएगा एंगल, ठीक है? किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उसी तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। तल की प्रकृति कैसी है उस पर क्या करती है? डिपेंड करती है प्रकाश की किरण। तल की प्रकृति परावर्तन के लिए जितना अच्छा होगी उतना अच्छा प्रकाश का परावर्तन होगा। जैसे तल मान के ले लो, जैसे आपने दीवार ले ली एक घर की और एक समतल दर्पण ले लिया, तो प्रकाश का परावर्तन किस तल पे ज़्यादा अच्छा होगा? समतल दर्पण पर होगा, क्योंकि वह चिकना और चमकदार तल भी है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लगा लेंगे आप BI यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लगभग कभी ना कभी एग्जाम में आ ही जाता है, मतलब हर साल पूछा जाता है, लेकिन 7-8 सेट बनते हैं उत्तर प्रदेश में, तो किसी न किसी सेट में ये आता ही है, ठीक है नहीं? ये नियम याद कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है? प्रथम नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। जो I होगा और R होगा सदैव क्या होगा? बराबर होगा। मान के चलिए अगर I 45 डिग्री है तो R भी 45 होगा, I 60 डिग्री है तो R भी 60 डिग्री होगा। मान लेते हैं I 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा R, ठीक है नहीं? तो ये दोनों कोण क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं। द्वितीय नियम, आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, ठीक है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए? इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है? अब देखेंगे परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होता है। ये नियम किस गोलीय पृष्ठ पे भी लागू होगा, ये इस तरह के पृष्ठ पे, ये समतल पृष्ठ पे भी लागू होगा, तो सभी तरह के पृष्ठों पे ये लागू होता है, ठीक है नहीं? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण वह क्या होता है? वह दर्पण होता है जो आप सामान्यतः अपने घर पे फेस देखने के लिए यूज करते हैं। वह कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, वो देखेंगे कि करके। निम्नलिखित दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। आभासी मतलब दर्पण के जो पीछे मैंने बताया आपको, दर्पण के जो पीछे बनता है प्रतिबिंब वह क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कैसा प्रतिबिंब कहलाता है? अगर इधर पीछे की तरफ बनेगा तो आभासी, आगे की तरफ बनेगा तो वास्तविक। इधर बनेगा आभासी, ठीक है नहीं? तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? पीछे बनता है, तो इसलिए इसका सदैव आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा होगा, ठीक है नहीं? नंबर 2, साइज में ये कैसा होता है? वस्तु के साइज के बराबर होता है। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब होगा, ठीक है नहीं? आगे चलते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा हो। बिंब का मतलब यहाँ पर वस्तु है। क्या रखा हो? वस्तु रखा हो, ठीक है नहीं? जैसे मान के चलिए ये दर्पण है, ठीक है? ये समतल दर्पण है। कोई वस्तु यहाँ से, ये कोई वस्तु सामने रखी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर की दूरी हो गई, ठीक है नहीं? कितनी दूरी होगी? तो अब ये वस्तु तो 10 मीटर की दूरी पर रखी है, लेकिन प्रतिबिंब पीछे की तरफ कितनी मीटर की दूरी पे बनेगा? वह भी 10 मीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है नहीं? समझ गए सभी लोग? मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ
प्रतिबिंब का बाएं हाथ दिखाई देता है और बाएं हाथ प्रतिबिंब का दाएं हाथ दिखाई देता है। मतलब इसमें क्या होता है, साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट साइड राइट की तरफ दिखती है और राइट साइड लेफ्ट की तरफ दिखती है, ठीक है नहीं। इस प्रकार के प्रतिबिंब में पार्श्व मतलब साइड जो है वो बदल जाते हैं, ठीक है नहीं। इसे पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब गोलीय दर्पण जानते हैं, गोलीय दर्पण क्या होते हैं। अब गोलीय दर्पण देखेंगे हम लोग। गोलीय दर्पण होते क्या हैं? गोलीय दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका पृष्ठ कैसा हो, गोल हो। पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, तो गोलीय दर्पण कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं काट के इसमें से एक दर्पण बना लिए, ये इसका पृष्ठ कैसा है, गोल है, आप देखेंगे कर्व के रूप में है, ठीक है। तो ये दर्पण कैसा हो जाएगा, गोलीय दर्पण हो जाएगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए गोलीय दर्पण के बारे में जान लेते हैं। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। जैसे ये कांच का खोखला भाग है, इसका ये इतना गोला काट लिया, या इतना इधर से काट लीजिए, जिधर से काटना है उधर से काट सकते हैं, ठीक है नहीं। तो जो कटा हुआ भाग जो होता है, जो खोखले भाग को काट लिया जाता है, ठीक है नहीं। जिसके एक तल पर चांदी या पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। देखो भाई, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि दर्पण पर किस रंग की पॉलिश की जाती है और किसकी की जाती है, तो लाल रंग की जाती है। कैसे रंग की जाती है, लाल रंग की। और किसकी की जाती है, आयरन ऑक्साइड की, ठीक है नहीं। आयरन ऑक्साइड की जाती है, ठीक है नहीं। और ये याद रख लेंगे, चांदी और पारे की, ठीक है नहीं, पॉलिश करके उसके बाद आयरन ऑक्साइड की जाती है, ठीक है नहीं। आप देखेंगे ये दबा हुआ तल है, इसकी पॉलिश क्या है, उभरे हुए तल पर की जा रही है, और इसकी पॉलिश दबे हुए तल पर की जा रही है, ठीक है नहीं। तो यहाँ से ये दोनों दर्पण मिल जाएंगे हमें। एक दर्पण हो जाएगा अवतल, एक हो जाएगा क्या, उत्तल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है नहीं। कॉनकेव मिरर देखते हैं पहले, मतलब अवतल दर्पण। इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ मतलब उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है। जैसे अब बताइए आप में, इसमें उभरा हुआ मतलब उभरा हुआ का मतलब बाहर निकला हुआ, जिसका पेट निकला हुआ बाहर की तरफ होगा, वह उभरा हुआ भाग कहलाता है। तो ये बाहर निकला हुआ इधर का है, इधर का नहीं है, तो इधर से हम पॉलिश कर देंगे, ठीक है नहीं, चांदी की पॉलिश कर दी, ठीक है नहीं। प्रकाश का परावर्तन किधर होगा, अब जिस तरफ पॉलिश की जाती है उसके विपरीत साइड में प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन इधर होगा, ठीक है नहीं। जैसे कोई किरण आई, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई, ठीक है। आपतित किरण आ रही है, आप देखेंगे टकरा के वापस लौट रही है, ये पीछे की तरफ कल रही होगी। तो इस तरह के दर्पणों को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, इस दर्पण में अवतल पृष्ठ मतलब दबे हुए पृष्ठ पे की जाती है पॉलिश। किस पे की जाती है, दबे हुए पृष्ठ, मतलब जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उस पे पॉलिश कर दी जाती है, मतलब इधर इस तरह से पॉलिश कर देंगे। अब ये क्या, विपरीत साइड में क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। जैसे कोई प्रकाश की किरण आई, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक है। ये कलई हो गया, ये आपतित किरण हो गई, अपवर्तन, ये परावर्तित किरण हो गई, ठीक है। पराव देख लेंगे आप ये, ठीक है। सुनो, आगे बढ़ते हैं, चलिए। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं देखते हैं। ये देखो इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई ना कोई परिभाषा पूछ लेगा या ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है नहीं। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, ठीक है। और यहाँ से भी वो ऑब्जेक्टिव बना सकता है कि किसका पृष्ठ अंदर धंसा हुआ होता है और किसका उभरा हुआ होता है, ठीक है नहीं। चलिए, दर्पण का ध्रुव पोल देखते हैं। ध्रुव क्या होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये परावर्तक तल है, बताइए, इसमें भी परावर्तक तल है, इसमें भी ध्रुव जो है वो P आपको बीचा बीच में दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा, बीच बीच में दिखेगा, ठीक है नहीं। बीच में आप देख सकते हैं, ये P है, ये ध्रुव है। तो परावर्तक तल के जो बीच में होता है उसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय
दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान के चलिए ये है गोला, ठीक है नहीं? इसका बीच में एक केंद्र तो होगा। अब इसे क्या है काट लिया गया है, लेकिन केंद्र वही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? ये इसे ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं सी, ये है सी, तो ये क्या है? वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है? आगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ये क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा यहाँ पर ध्रुव, ठीक है? ये सी, ये वक्रता केंद्र। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो रहेगी, उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसको मिलाने वाली ये सीधी रेखा है, उसे क्या कहा जाएगा? मुख्य अक्ष कहा जाएगा, ठीक है नहीं? मुख्य फोकस या फोकस किसी गोलीय दर्पण की फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है दर्पण, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये मानो ये हो गया दर्पण, ठीक है ना? ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है? क्या आई? प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये परावर्तन के पश्चात जिस माध्यम से होकर निकलेगी, जिस माध्यम से होकर निकलेगी, जिस बिंदु से होकर निकलेगी, उसे फोकस कहते हैं। ये एफ हो गया, यहाँ से जाके निकल रही हैं सारी की सारी, एक दूसरे को काट रही हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? फोकस हो गया। यह काटती हुई प्रतीत हो, मतलब पीछे की तरफ, जैसे दर्पण के पीछे जब काटती हैं तुम, तो उसे काटती हुई प्रतीत बोलते हैं, ठीक है नहीं? जैसे इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी समझेंगे एक बार। ध्रुव, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये एफ हो गया। फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, मतलब इसकी दूरी को, या दूसरी तरह से डेफिनेशन कह सकते हैं हम, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब आर की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, ठीक है? इस तरह से दोनों चीज देख सकते हैं। जैसे एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर को 2 से भाग दे देंगे तो फोकस दूरी निकल आएगी, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या बोल सकते हैं ध्रुव तथा फोकस के मध्य के बीच की दूरी को भी फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? इसलिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी तथा आधी होती है, ये देख लेंगे आप, ठीक है? ये मैंने लिख दिया है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत, ठीक है नहीं? फोकल फोकल तल देखेंगे। फोकल तल क्या होता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को समतल को क्या कहा जाता है? दर्पण का फोकल कहा जाता है, ठीक है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक ये देखेंगे आप, ये पी ध्रुव हो गया, यहाँ पर सी वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गई, ठीक है? अब द्वारक देखेंगे, ये क्या है? ये पोलिस हो गई। द्वारक ये होते हैं M1 और M2। दर्पण तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जो व्यास जो होता है, जैसे इस तरह से हमने ये लिया, यहाँ पे ये वक्रता केंद्र हो गया C, ठीक है? अब बताइए यहाँ से ये काटा गया है इस तरह से, तो ये आर त्रिज्या और ये आर त्रिज्या, तो इन दोनों को मिला के ये क्या हो गया? व्यास हो गया। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि
व्यास को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा, 3 चीज़ पहले सबसे पहले याद रख लेंगे अवतल दर्पण में। जैसे सबसे पहला, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जैसे कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह क्या हो जाएगी? फोकस तल से निकलेगी। किससे? परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा नियम याद रखेंगे आप, दूसरा नियम याद रखेंगे, अगर फोकस से होकर निकलती है कोई किरण, क्या होती है? फोकस से होकर निकलती है, तो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब ये आप देख सकते हैं, जो पहला नियम जो है वो दूसरे नियम के विपरीत होता है। क्या होता है? दूसरे नियम के विपरीत। मतलब पहले नियम में क्या कह रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से होकर निकल रही है, लेकिन दूसरे में फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। लेकिन तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा देखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक नियम हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे ये तीसरा देखेंगे आप। तीसरा नियम कह रहा है, अगर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात क्या है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। या ही टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो गई? वापस लौट गई। ठीक है? तो तीनों नियम याद हो गए। अब देखते हैं, चलिए प्रतिबिंब। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाश की किरण समांतर आती है, और समांतर आने के बाद देखेंगे आप, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है? किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाती है। ठीक है? यहाँ पर जो एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ पर काट रही हैं? फोकस पर काट रही हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? जहां पर ये दोनों किरणें काटें, समझ जाइए प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अगर दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, इधर बनेगा तो सीधा बनेगा। ठीक है? नहीं, हमेशा याद रखेंगे। सॉरी, इधर कैसा बनेगा? सीधा। और इधर उल्टा। मतलब दर्पण के सामने अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो सीधा। अगर सीधा बनता है तो इसके साथ आभासी रहेगा। ये याद रख लेंगे, सीधे के साथ हमेशा आभासी, और इसके साथ वास्तविक। ठीक है? उल्टे के साथ हमेशा क्या रहता है? वास्तविक रहता है। तो वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा। वस्तु से क्या रहेगा? बहुत छोटा, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा, आप देख सकते हैं, तो वस्तु से बहुत छोटा है। और बन कहाँ रहा है? वस्तु की ओर बन रहा है। मतलब वस्तु भी इधर है और इधर ही प्रतिबिंब बनना है। ठीक है? नहीं, फोकस तल पर बनना है। ठीक है? चलिए दूसरा देखते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, मतलब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र ये हो गया, अनंत इधर हो गया, तो इसके बीच में वस्तु रख दी गई है। तो जब यहाँ पर वस्तु रखी जाती है तो पहली किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और वो फोकस से होके निकल जाती है। ठीक है? जबकि दूसरी किरण क्या होती है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम से क्या हो जाती है? वापस उड़ जाती है। ये एक दूसरे को कहाँ पर काट रहे हैं? यहाँ इस बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है? नहीं, तो मुख्य अक्ष और काटे हुए बिंदु के बीच में क्या है? प्रतिबिंब बनता है। ठीक है? नहीं, तो प्रतिबिंब देख सकते हैं आप, वस्तु से दिखने में कैसा है? छोटा है, और इसका सिर ऊपर है, इसका नीचे है, तो उल्टा भी हो गया। ठीक है? नहीं, दो चीज तो आपको याद हो गई। इधर बन रहा है तो कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा। इधर पीछे बनता तो आभासी होता। ठीक है? नहीं, यहाँ पर ये एफ नहीं, पी होगा। पी कर लेंगे क्योंकि ये ध्रुव है। ठीक है? फोकस दूरी यहाँ पर होती है, वक्रता केंद्र ये हो जाता है। ये क्या है? M1 और M2 द्वारक है। ठीक है? देखो प्रतिबिंब देख सकते हैं, कहाँ पर बनना है? फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार से छोटा बनता है। ठीक है? चलिए आगे। वक्रता केंद्र पर रखी है कोई वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो पहली किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। ठीक है? किससे होकर निकल जाती है? फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण
फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, जो एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं, ठीक है ना? इस बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है? तो मुख्य अक्ष और इस बिंदु से काटा जाता है तो वहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है। इसका सिर नीचे की तरफ होगा मतलब उल्टा होगा। अगर इस साइड में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर है, ठीक है? तो प्रतिबिंब कैसा बनना है? वास्तविक बनना है, उल्टा बनना है और वस्तु के बराबर। बन कर रहा है दर्पण के वक्रतः केंद्र पर ही प्राप्त हो रहा है। कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? वक्रता केंद्र पर, ठीक है। अगला देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखी हो, देखो ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस दूरी, तो इसके बीच में वस्तु रखी है, तो वस्तु रखने के बाद पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। दूसरी किरण फोकस से होकर गई और मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। मैंने तीनों नियम बता दिए आपको, ठीक है। अब ये एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? वक्रता केंद्र के पीछे काट रहे हैं, सही है। वक्रता केंद्र के पीछे काट रहे हैं, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनना है और वास्तविक बनना है, उल्टा बन रहा है, ठीक है नहीं? ये याद करेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में तो बड़ा वास्तविक, उल्टा और वस्तु की ओर बन रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब वस्तु फोकस एफ पर रखी हो, वस्तु फोकस एफ पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है, देखते हैं। देखिए वस्तु फोकस पर रख दी, एफ पर वस्तु रखी है, ये ए और बी क्या है? वस्तु है। अब इससे पहली किरण जो गई मुख्य अक्ष के समांतर गई और ये समांतर जाने के बाद फोकस से होकर ही निकलेगी। ये नियम बताया गया आपको अभी थोड़ी पहले, ठीक है नहीं? दूसरा, अब ये दूसरी किरण जो जा रही है वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है और परावर्तन के पश्चात मैंने बताया था वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये वापस लौट जाएगी। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ पर दोनों में दूरी ज़्यादा थी, यहाँ पे कम हुई, यहाँ पे कम हुई। ये एक ऐसा टाइम आएगा जो दोनों एक साथ मिलने लगेंगी, ठीक है नहीं? और यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि इस साइड बन रहा है, उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा और अनंत पर बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी हो, ये वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका चारों में से 500 छहों में से ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं? जब वस्तु कहाँ कहाँ रखनी है हमें? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो वस्तु। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाती है तो पहली किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और जाने के बाद दर्पण के परावर्तन से के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है और उसी माध्यम में वापस हो जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी और यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी में काफी डिफरेंस है, मतलब बढ़ती जा रही है। ये दूरी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं काटेगी। तो जब दर्पण के सामने कोई वस्तु की किरण एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो ये पीछे काटती हैं, तो इन्हें क्या करेंगे? इधर प्रतीत हो रही है, ये काटती हुई इधर ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है नहीं? तो प्रतिबिंब जब इधर बनता है तो कैसे बनता है? आभासी। मैंने आपको बताया आभासी। दूसरा क्या बनता है? सीधा बनेगा, ठीक है। सीधा और आभासी बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। इतना बात समझ गए सब? और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है नहीं? दर्पण के पीछे आभासी, ठीक है, याद कर लेंगे। देखो ये इसी दर्पण का उपयोग ज्यादातर हर जगह होता है, जैसे शेविंग दर्पण के रूप में या जो हेयर कटिंग वाले होते हैं वहां पर भी यही दर्पण आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी दर्पण का यूज होता है छह दर्पण में से, ठीक है। चलिए आप इस टेबल को देख सकते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए वास्तविक और उल्टा, देखो आप याद कर सकते हैं, वास्तविक और उल्टा सभी की सभी पोजीशन में है, तो वास्तविक और उल्टा सभी में लिखना है, लेकिन एक जो छठवीं पोजीशन है आभासी और सीधा एक में मिलेगा, फोकस और जब ध्रुव के बीच में रखी जाती है वस्तु, ठीक है ना।
देखिए यहाँ से देखेंगे आप, छोटा है, फिर बराबर है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बहुत बड़ा है। मतलब ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है नहीं? क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका साइज़ क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ठीक है? अनंत पे है तो फ़ोकस पे प्रतिबिंब बनना है। वक्रता केंद्र पर है तो फ़ोकस से और वक्रता केंद्र के बीच में बनना है। वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फ़ोकस और वक्रता केंद्र है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। फ़ोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। और फ़ोकस एवं ध्रुव के बीच में है तो पीछे बनेगा। देखिए जैसे-जैसे वस्तु पास में रखी जा रही है, प्रतिबिंब दूर बनते जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। और वस्तु जितनी दूर रखी जा रही है, प्रतिबिंब उतना पास आता जा रहा है, ठीक है? इसे याद कर लेंगे सही से टेबल से, क्योंकि यहाँ से सीधे का सीधा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, 1 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर का मतलब दे सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बना सकता है और पीछे भी काफ़ी क्वेश्चन इस इनसे पूछे गए हैं, तो ये अच्छे से जान लेंगे, ठीक है नहीं? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी के सभी ये टेबल याद कर लेंगे, ठीक है नहीं? अवतल दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, देखते हैं। देखिए अभी मैंने बताया था, जो छठवीं पोजीशन का था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। देखो, ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु को सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण इस दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने बनाने के समय प्रयोग किया जाता है, ठीक है नहीं? यानी जो दाढ़ी जो बनाते हैं उस समय इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा बात है, जैसे शेविंग, जैसे हेयर कटिंग के सैलून वगैरह की दुकानें होती हैं, उन पे भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर नंबर 2, कान, नाक, गले की जाँच करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों के शैडो में किया जाता है। किसमें? जो टेबल लैंप होते हैं, उनके शैडो के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है, ठीक है? मतलब थोड़े से भाग में काफी सारा प्रकाश इकट्ठा करके ये भेजता है, ठीक है नहीं? तो टेबल लैंपों में भी शैडो के रूप में किया जाता है। शैडो मतलब जो पीछे की तरफ एक लैंप के पीछे एक मतलब परावर्तक पृष्ठ लगा होता है, जिससे परावर्तन के पश्चात प्रकाश एक जगह एकत्रित हो जाता है, ठीक है? नंबर 4, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे अवतल भट्टियां, उसमें क्या है, प्रकाश जब इस दर्पण पर पड़ता है, कौन से अवतल दर्पण पर पड़ता है, तो ये क्या करता है, ये प्रकाश को अभिसारित करता है। अभी मतलब एक जगह इकट्ठा करता है, तो मतलब बहुत सारा प्रकाश जब एक जगह एकत्रित होगा तो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा उत्पन्न होगी, ठीक है नहीं? क्या होगी? ज़्यादा उत्पन्न होगी। जैसे ये दर्पण है, यहाँ से एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, एक किरण ये आई, ये सब क्या है, एक बिंदु पर जाकर मिल जाएँगी, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर बहुत सारी मात्रा को एकत्रित कर लिया गया एक बिंदु पर, ठीक है? चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण में सभी प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? आभासी बनते हैं, मतलब पीछे की तरफ बनते हैं। इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यंत छोटा और दर्पण के मुख्य फोकस पे होता है। इसमें देखो, याद करने की जरूरत नहीं है, आभासी तो आपको याद करना ही है, आभासी के साथ सीधा याद करना है। मतलब 2 पोज़ीशन होती हैं, दोनों में आभासी और सीधा होगा, उत्तल में। उत्तल याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। वस्तु से अत्यंत छोटा बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा, तो वस्तु छोटा बनता है। दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर, क्योंकि उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस पीछे की ओर होता है, ठीक है नहीं? अगला देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में स्थित हो, ठीक है? अनंत ये हो गया, ध्रुव ये हो गया, वस्तु ये हो गई। तो इससे पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये परावर्तन के पश्चात फ़ोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। क्या हो रही है? जाती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी परावर्तन के पश्चात, आप देख रहे हैं, ठीक है ना? ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं? ध्रुव तथा ध्रुव तथा मुख्य फ़ोकस के बीच में काट रहे हैं। तो प्रतिबिंब देखो, मैं उसमें भी बताया था आपको, सीधा और आभासी तो बनेगा ही। क्या-क्या बनेगा? सीधा और आभासी, ठीक है नहीं? तो आभासी हो गया, सीधा हो गया, और वस्तु से कैसा है देखो, छोटा है, ठीक है नहीं? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बन रहा है, ठीक है?
ये टेबल देख लेंगे। इसी तरह से देखो दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आभासी और सीधा। ये याद करने में थोड़ा आसान हो जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग, इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थान में बनने के कारण इसे वाहन चालकों की बगल में लगा दिया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। मतलब ये क्या करता है, ये वाला दर्पण बहुत सारे क्षेत्र को एक छोटे से मिरर में दिखाता है। जैसे आप ऑटो, ट्रक या मोटरसाइकिल जो भी है, मतलब वाहन देखे होंगे जिनके दोनों तरफ क्या होते हैं, दर्पण लगे होते हैं। वो दर्पण क्या होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। वो उनका कार्य होता है जो बड़ी-बड़ी वस्तुएँ होती हैं, उनका प्रतिबिंब बना के दिखाना। जैसे पीछे जितने वाहन आ रहे हैं, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, वो छोटे से प्रतिबिंब में आपको दिखाई दे जाते हैं। इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये वस्तु को अत्यंत छोटा बनाकर दिखाता है, देखो। है कि नहीं? ये कितना छोटा बना के दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो इसका उपयोग करते हैं। जबकि अवतल जो था वो बड़ा करके दिखा रहा था, कैसे दिखा रहा था? बड़ा करके दिखा रहा था, ठीक है? सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का प्रयोग करने से प्रकाश अधिक और बड़े क्षेत्र में दिखाई देता है। कैसा? बड़े क्षेत्र में दिखाई देता है या फैल जाता है, ठीक है नहीं? जैसे इस तरह से मैं बताया था आपको, ये लाइट लाइट के जो पीछे का जो दर्पण एक लगा होता है लाइट में, जैसे सड़कों पे स्ट्रीट लाइट देखे होंगे आप वगैरह, तो उन पे आप देखेंगे तो इस तरह से जैसे प्रकाश पड़ा, क्या हुआ? प्रकाश पड़ा। ये इस पे टकराने के बाद क्या हो जाता है? फैल जाता है इस तरह से फैल जाता है, जिस कारण ये अधिक मात्रा में प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है? आप समझ गए इन जो भी ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है नहीं? और अगला दूसरे पार्ट में देखते हैं हम, ठीक है नहीं? बाकी सब चीज़ें ये दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है? विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं कल की सेशन में।